पिछले क्लास में हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिए थे। n-1d 1 से लेके 10 तक और ns 0 से 2 तक। s में 0 किस में होता है? s में 0 किस में होता है? किस में होगा? केवल प्लेडियम में होता है। 0 किस में होगा? केवल प्लेडियम में होगा। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? मेटल्स है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सभी क्या है? मेटल्स होता है। ठीक है। मेटल्स जो होता है वो क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं वो हार्ड है। ठीक है। और लो वोलेटाइल होता है, वोलेटिलिटी कम होता है। लेकिन ये तीनों में वोलेटिलिटी बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है और हार्डनेस भी कम होता है। ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है? कि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? n-1d ऑर्बिटल्स में। ठीक है। ns के साथ साथ ns में होता तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता। n-1d में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन फील्ड करता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ते जाता है एक एक करके। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ते जाता है तो क्या होता है? इसके बारे में बताए थे कि ये क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग होता है। मेटालिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ग्लू का काम करता है। तो जितना ज़्यादा ग्लू होगा उतना स्ट्रॉन्ग चिपक जाएगा। ठीक है। बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उसको सेपरेट करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सेपरेट करना उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसी से रिलेटेड ये भी है, दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाई होता है। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? इसको थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किए थे। तो कंसेप्ट क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है। तब इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, कम होता है। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसको कहते हैं? बताओ। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? एनर्जी। ये एटम तो है ही, कंपाउंड थोड़ी ना है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसी को याद है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? 1 मोल गैसियस एटम का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा ना। मेटल है तो क्या होगा? सॉलिड में होगा। ठीक है। तो सॉलिड से अगर ये गैस में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो एनर्जी लगता है इसी को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यही इंथैल्पी क्या कहलाता है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है। तो सॉलिड से वेपर बना रहे हैं, तो सॉलिड से वेपर बना रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड से वेपर जाने का मतलब क्या हो गया? सॉलिड में ज़्यादा पैक्ड है एटम्स, वेपर बनेगा तो दूर जाएगा। ठीक है। सेपरेट होगा। तो वही बात हो गया कि जितना स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा सेपरेट करने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। तो इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हाई होता है। क्यों हाई होता है? हाई होने का कारण क्या है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाता है। ठीक है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाता है। कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे चूंकि बताए थे इलेक्ट्रॉन ग्लू का काम करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा स्ट्रॉन्ग। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा
इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबका कंसेप्ट क्या, एक ही कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स के स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसका ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। क्लियर? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरल ट्रेंड से अलग है, तो जो अपवाद में है उसको याद रख लोगे, टेक्नीटियम और मैंगनीज। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होता है। ठीक है, बढ़ते जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। घट रहा है क्यों इधर, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के बाद क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कुछ रीजन्स है, सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का उससे ज़्यादा है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ये वेरिएशन हो गया, ये अपवाद में हो गया 3। ठीक है, बाद बाकी क्या होता है, जनरली क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड है, इसमें कुछ इरेगुलर वेरिएशन भी है, जनरल एक जैसा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कंसेप्ट पढ़े थे एटॉमिक रेडियस का और उसका जनरल ट्रेंड्स का। ठीक है, और कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या है, नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक रेडियस मीन्स क्या, एटम का रेडियस। ठीक है, एटम का रेडियस मीन्स एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। 3 तरह का एटॉमिक रेडियस बताए थे, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट सभी मेटल है तो यहाँ पर कौन सा रेडियस कंसीडर होगा, कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक वंडरवाल रेडियस या मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस जो होता है जनरली किसी पार्टिकुलर सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ता है कि घटता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है। क्यों घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिकुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद भी है, बताए थे उसी समय कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा इरेगुलर वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, तो क्या है, इसी चीज को समझना। इन ए पार्टिकुलर सीरीज, इन ए पार्टिकुलर सीरीज एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम इन द मिडिल, बीच में क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ पर इसका ग्राफ भी साथ में ही है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बीच में क्या है, किसी किसी का 1-2 का क्या है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों का लगभग क्या है, बराबर है, या डिफरेंस भी है तो बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। ठीक है, एंड देन इंक्रीजेज, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है,
लेकिन ग्रुप में क्या होता है, इन ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जनरली क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ग्रुप में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कहता है कि 3D से 4D सीरीज जो होता है उसमें इंक्रीज करता है फ्रॉम 3D टू 4D, ठीक है, और 4D से 5D सीरीज में लगभग सेम रहता है। 4D से 5D सीरीज में क्या होता है, लगभग सेम रहता है। तो सेम रहने का कारण क्या है, सेम रहने का कारण है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। सेम क्यों होता है, इसका रीजन भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है ये, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ग्रीन लाइन क्या है, ग्रीन वाला कर्व जो है वो कौन सा सीरीज को दर्शा रहा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ब्लू वाला जो कर्व है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को, यानी अर्ट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ठीक है। और रेड कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को, लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि 4 और 5 में, ठीक है, 4 और 5 में लगभग सेम होता है, ठीक है, आफ्टर जिरकोनियम, ठीक है। नायोबियम और टेंटेलम का लगभग सेम हो जाता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का लगभग सेम हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर जिरकोनियम ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, नहीं, आफ्टर अर्ट्रियम, जिरकोनियम और हफनियम, जिरकोनियम और हफनियम का सेम रहेगा, नायोबियम टेंटेलम का सेम रहता है, मोलिब्डेनम टंगस्टन का सेम रहता है। क्यों ऐसा होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण। किसकी वजह से, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है ये डिफाइन करने के लिए भी आता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन ए सीरीज ड्यू टू डिक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये ऐसा क्यों होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस बताए थे, उसमें एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बताए थे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये डिस्कस किए थे, ठीक है, 11th में। तो इनर सेल में क्या होता है, यहाँ पर लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स है जो लेंथेनाइड सीरीज कहलाता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। उसमें क्या है, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फील्ड करता है, और एफ ब्लॉक जो होता है, ठीक है, वो लेस डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो साइज जब डिक्रीज करता है तो जो बढ़ना चाहिए था 4D से 5D सीरीज में, वो बढ़ करके नहीं हो करके वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है। तो 4D 5D, 4D और 5D में 4D सीरीज और 5D सीरीज का एलिमेंट्स का साइज एक ही ग्रुप में लगभग बराबर होता है। कारण पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे कहेगा कि साइज ऑफ जिरकोनियम, साइज ऑफ जिरकोनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ हफनियम, ठीक है। जिरकोनियम और हफनियम का साइज क्या हो, लगभग बराबर है। क्यों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आयनिक रेडियस किसको कहते हैं, आयनिक रेडियस किसको कहते हैं, आयन का रेडियस, ठीक है। आयन का रेडियस मीन्स, आयन का रेडियस मीन्स
जो आयंस होगा उसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का डिस्टेंस होगा किसी आयंस में, उसी को क्या कहा जाता है, आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस जो होता है सेम चार्ज का, सेम चार्ज के लिए आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है सीरीज में। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगा आयनिक रेडियस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आयनिक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको 11th का क्लास में भी डिस्कस किए थे, अब वो सब भूल गए होंगे तो दिक्कत हो रहा होगा अभी समझने में। तो पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही तुमको 25-30% वही है इस चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो पढ़े हो। थोड़ा बहुत जो एक्सेप्शन है और कुछ अलग अलग कंसेप्ट है उसको छोड़ करके ज़्यादातर चीज़ वही है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आयनिक रेडियस सेम चार्ज के लिए क्या होता है, डिक्रीज करता है। सेम चार्ज का मतलब जैसे मान लो कि Fe+ है, Fe2+ है, Fa3+ है। ठीक है, तो सेम चार्ज नहीं अलग चार्ज, पहले अलग एक ही एलिमेंट का अलग अलग चार्ज का डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम चार्ज का हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, Fe3+ का सबसे छोटा किसका होगा साइज, Fe3+ सबसे छोटा होगा, उसके बाद Fe2+, उसके बाद Fe+। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और साइज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिकुड़ जाएगा, और साइज सिकुड़ जाएगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में अगर कंपेयर करें, जैसे मान लो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, वेनेडियम है, तो सेम चार्ज के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम चार्ज अलग अलग चार्ज के लिए कि तो ढेर ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयनिक रेडियस कंपेयर करेंगे तो किसके लिए करेंगे, जनरली आयनिक रेडियस ऑफ सेम चार्जेस decreases gradually in a series due to increase in effective nuclear charge। सीरीज में हम लोग लेते हैं, अगर मान लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम का बात करें तो सेम चार्ज का जो होगा, सेम चार्ज मतलब स्कैंडियम मान लो Sc2+, Ti2+, V2+। ठीक है, सेम चार्ज के लिए आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी स्कैंडियम का साइज क्या होगा, डिक्रीज मतलब सबसे लेफ्ट में होगा वो उसका साइज बड़ा होगा और राइट में होगा उसका साइज, तो सबसे बड़ा क्या होगा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम आयन, उसके बाद वेनेडियम आयन। उसी तरह से अगर ट्राइवैलेंट के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 3+ का साइज बड़ा होगा, उसके बाद टाइटेनियम 3+, उसके बाद वेनेडियम 3+। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज के लिए अलग अलग एलिमेंट्स का आयनिक रेडियस एक पार्टिकुलर सीरीज में क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, चलो इसको बताओ, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, n-1d 1 से लेके 10, ns 0 से लेके c हो जाएगा। ठीक है, Which of the following is not a transition element? कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक नहीं होगा।
ठीक है, बाकी तो सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। 3 में बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयंस। कल ही बताएं। Fe2+ मतलब क्या हो गया, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे कि इलेक्ट्रॉन घटाने के बाद तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो Fe का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, तो Fe2+ जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लास्ट सेल कौन सा सेल है, 4s, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Fe2+ का आर्गन 3d6 और d में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब। ठीक है, अंदाजे केवल डायरेक्ट यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करके निकालोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, बी। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, 11th में पढ़ चुके हो, है ना। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है क्या, वो समझोगे तभी ना उसका वेरिएशन समझ में आएगा। ये सब बताए थे क्या है और कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो चीज़ दिमाग में रहेगा तो कैसे वेरी करता है वो सब चीज़ समझ जाओगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो उसमें जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जितना एनर्जी देना होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका वेरिएशन, इसको डिफाइन कर लोगे, डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 11th में लिखा दिए हैं। ठीक है, तो लिख लोगे क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद क्या कहता है कि इन ए पार्टिकुलर सीरीज जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ सम इरेगुलरिटीज। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज पर भी डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताए थे। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। अब साइज में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में इससे पहले पढ़े कि क्या होता है, रेगुलर वेरिएशन नहीं है, इरेगुलरिटी है एटॉमिक रेडियस में। जब एटॉमिक रेडियस में इरेगुलरिटी है तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या होगा, इरेगुलरिटी। अच्छा, एटॉमिक रेडियस या साइज छोटा होगा तो उसमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, या साइज बड़ा होगा तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, हैं? साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए कहें एक एक कंसेप्ट को समझो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स क्या हो गया, कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है, ये मान लो कि आयन बनाया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकला, इसमें जो एनर्जी लगेगा, इसी को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाने के लिए इसमें जो एनर्जी लगता है, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से डिफिकल्ट है, न्यूक्लियस के नज़दीक से या न्यूक्लियस के दूर से, हैं, नज़दीक से। हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उससे वो वाला इलेक्ट्रॉन, या न्यूक्लियस से दूर होगा वो वाला इलेक्ट्रॉन, हैं? न्यूक्लियस से नज़दीक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, या दूर रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, नज़दीक होगा ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, दूर होगा वीकली बॉन्डेड होगा।
तो जिस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पकड़ कम है उसको निकालना आसान है कि या जिस पे पकड़ स्ट्रांग है उसको निकालना आसान है? जिसमें पकड़ कम है उसको निकालना, जिसमें निकालना आसान होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि डिफिकल्ट है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा? जिसको निकालना उसमें ज़्यादा लगेगा। तो डिफिकल्ट वाला कहाँ है? नज़दीक में। तो साइज छोटा होगा तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा कि बड़े वाले का एंथैल्पी ज़्यादा होगा? छोटा वाला। ठीक है, जो छोटा साइज है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है और जिसका साइज बड़ा है उसमें कम है। ठीक है, तो अगर मान लो साइज अगर घटता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा, और साइज बढ़ता है तो कम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? यही चीज तो है, इन पार्टिकुलर सीरीज जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज विथ सम इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी क्यों आ गया? क्योंकि बीच में साइज बराबर भी है लगभग, फिर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इन जनरल वर्ड कहेंगे तो क्या कहेंगे? जनरली क्या होता है? इंक्रीज करता है, लेकिन बीच बीच में क्या है? सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तभी तो टाइटली बॉन्डेड होगा, तभी पकड़ ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ मजबूत। ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा मजबूत है। ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पकड़ मजबूत होगा। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। इरेगुलर ट्रेंड इन 3D सीरीज इज ऑब्जर्व। 3D सीरीज में जो इरेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व होता है किसकी वजह से? चेंज इन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 3D एंड 4s ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि 3D से 4s में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी जो होता है वो घट या बढ़ जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है? किसी में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 2 के जगह पे 1 हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस के वजह से। रिलेटिव चेंज इन एनर्जी ऑफ 3D एंड 4D ऑर्बिटल्स। ठीक है, होना चाहिए 3D का एनर्जी और 4s का एनर्जी क्या होना चाहिए? n+l रूल से अगर देखोगे तो n+l का वैल्यू 3D और 4s के लिए क्या है? n+l का वैल्यू 3D के लिए और 4s के लिए कितना होगा? सब तुम लोग खा पी के बैठ गए। थ्री के लिए D के लिए L का वैल्यू कितना होता है? D के लिए L का वैल्यू 3। एक बार पढ़ो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो बताए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको एक बार रिवाइज करो 11th का। ठीक है, इसके लिए 5 ना होगा, D के लिए 2 होता है और 4s के लिए 4 हो जाएगा n+l का वैल्यू। तो जिसमें n+l का वैल्यू कम होता है उसका एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो 4s का एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। तो 4s में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद 3D में जाता है। कभी कभी 3D सीरीज में जो इरेगुलरिटी आता है, क्यों? जब 4s में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, ठीक है, तो फिर 4s का एनर्जी जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इंटर करने के बाद बढ़ जाता है, तो कम हो जाता है किसका? 3D का। ठीक है, तो इसलिए 4s में कंप्लीटली फिल ना होकर के फिर किस में चला जाता है? 3D में चला जाता है। ठीक है, तो यही पे कह रहा है रिलेटिव चेंज हो जाता है एनर्जी का 3D से 3D और 4s ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने की वजह से। जब तक खाली है तब तक नहीं कह सकते। एक इलेक्ट्रॉन 4s में गया, एनर्जी उसका बढ़ गया, किससे बढ़ गया? या लगभग बराबर हो गया 3D के, तब वो इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं भर के किस में चला जाता है? 3D में चला जाता है। ठीक है, 4s ऑर्बिटल चेंज जो होता है किसमें? रिलेटिव एनर्जी 3D और 4s में। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इज रिमूव, 4s से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो
वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से एनर्जी चेंज होता है। तो जैसे भरने से एनर्जी चेंज हुआ, उसी से निकालेंगे तब एनर्जी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इरेगुलर वेरिएशन ऑब्जर्व होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। किसके रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, आया हुआ भी है। देन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के तुलना में ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली निकलेगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट में इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, कहेगा कि कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली निकलता है या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन स्कैंडियम। वाई, कैल्शियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी स्कैंडियम से कम है, क्यों? तो क्या कहेंगे कि कैल्शियम जो होता है क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कैल्शियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन स्कैंडियम। ठीक है, उसी तरह से जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, यही वजह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड के साथ साथ कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। ठीक है, इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। हैंस इट कैन फॉर्म्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, उस पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख दिए हैं, रखने की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट भी बताए हैं तुम लोग को। किसको कहते हैं, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो एराइज होता है किसी एटम पे, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। रेडॉक्स रिएक्शन में बताए हैं ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कोई कंपाउंड बनाएगा सोडियम तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 1 होता है, +1 होता है। +2 भी होता है क्या, +3 भी होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करता है। ठीक है, जैसे आयरन है तो ये Fe2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, +3 में भी होता है। मैंगनीज है +2 में भी होगा, +3 में भी होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है इसलिए क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है डी ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल से निकालने के बाद, ठीक है, डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत तरह का एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरियस ऑक्सीडेशन शो करता है।
मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है? अभी सब एक एक नंबर में बीच से पूछ सकता है क्वेश्चन। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 नंबर में पूछ दिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल्स more than one electrons can be removed from d orbitals, hence transition element shows more than one oxidation states or various oxidation states। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज में होता है। ठीक है, मैंगनीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5, +6, +7, +7 तक होता है। मैक्सिमम +7 तक ही होता है, उससे ज़्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई भी है तो मैक्सिमम कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +7। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सब। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? +7। और वो किसका होता है? मैंगनीज का। लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट्स शोन एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द सीरीज। सीरीज के एक्सट्रीम एंड मतलब सबसे लेफ्ट और सबसे राइट में जो होगा उसमें कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा? कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट में होता है उसमें डी ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, और राइट साइड में जो होता है, ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल जो होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, अब अगर वो फुलफिल हो जा रहा है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा डी ऑर्बिटल, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, इसीलिए उधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? कम होता है। ठीक है, यानी दोनों एंड में जो होता है लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द सीरीज। सीरीज के दोनों साइड, सीरीज के सबसे लेफ्ट और सीरीज के सबसे राइट में कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, किसी एलिमेंट में 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 ही रहेगा, और बीच में रहेगा उसमें ज़्यादा होगा, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर जनरली आयनिक। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, ये सब ध्यान रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरली क्या होता है? आयनिक होता है। लोअर वाला क्या होता है? आयनिक होता है। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवैलेंट। ठीक है, हायर वाला क्या होता है? कोवैलेंट। लोअर वाला क्या होता है? आयनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आयरन सल्फेट FeSO4 आयनिक है या कोवैलेंट है? Fe यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनिक बना रहा है ना। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है, +2 है। ठीक है, या मैंगनीज लेते हैं MnSO4, ठीक है, या MnCl2, तो यहाँ पर मैंगनीज क्या हो जाएगा? आयनिक है। लेकिन अभी बताए MnO4 माइनस, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7, यहाँ क्या है? +2। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बना रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट बना रहा है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होता है तो क्या होता है? जनरली आयनिक बनाता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली क्या होता है? कोवैलेंट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे ही फोकस करोगे ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट विथ रेफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा? इसको जरूर डालोगे। ठीक है, इसको याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है इससे। स्कैंडियम में क्या होता है? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्कैंडियम में क्या है? केवल +3। ठीक है, टाइटेनियम में क्या होता है? +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है। वेनेडियम में आप इसको
इस तरह से एकदम सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद भी रह जाएगा। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक देखो क्या पैटर्न चल रहा है। स्कैंडियम में 1 है केवल +3, टाइटेनियम में +2 +3 +4, वेनेडियम में 1 बढ़ा दो +2 +3 +4 +5, क्रोमियम में 1 और बढ़ जाएगा +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज में होगा। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, उसके बाद आयरन में +6 तक होगा लेकिन +5 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, ये नहीं है, +5 नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, +6 है। ठीक है, क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब इसका करके देख लो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या होगा, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो डी में कितना बच गया, डी में कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए, काहे इसका 5 वाला गायब हो गया। ठीक है, 5 वाला क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको और डिटेल्स में समझोगे अगला चैप्टर में। ठीक है, उसमें बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिटिंग होता है। तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो T2G और EG सीरीज में आता है, T2G और EG सीरीज में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताएंगे। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो 5 ऑर्बिटल है, वो 2 सेट में टूट जाता है। एक सेट में 2 ऑर्बिटल होता है और एक सेट में 3 ऑर्बिटल होता है। तो 2 ऑर्बिटल हो गया तो उसका एनर्जी, 2 ऑर्बिटल एक साथ हो गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गया तो हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, तो हाफ फील्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें +5 नहीं होता है, +6 होता है। कोबाल्ट में देखेंगे तो क्या, यहाँ तक याद हो जाएगा, इसका +3, टाइटेनियम का 3 ठो रहेगा, वेनेडियम का 4 ठो, क्रोमियम का 5 ठो, मैंगनीज का 6 ठो, और स्कैंडियम का केवल +3 है, बाकी में +2 शुरू वाला है और एक एक बढ़ाते जाना है, +2 +3 +4, इसमें 1 हो जाएगा +5, इसमें 1 बढ़ जाएगा +6, इसमें 1 बढ़ जाएगा +7, और अब घटना शुरू होगा। मैंगनीज के बाद घटना शुरू हो जाएगा। आयरन, मैंगनीज के बाद आयरन का सबसे ज़्यादा है, 4 ठो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, +2 से लेके +6 तक, केवल +5 छोड़ देना है, +5 शो नहीं करता है। उसके बाद कोबाल्ट से लेके निकेल तक में सब में सेम है, +2 +3 +4, +2 +3 +4। ठीक है, कॉपर में 2 ही है, +1 और +2, और जिंक में 1 ही है। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोग देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि जो एक्सट्रीम में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक्सट्रीम में होगा, यानी सबसे लेफ्ट और सबसे राइट, उसमें कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये एक्सट्रीम मिडिल हो गया, तो एक्सट्रीम मिडिल जो हो गया, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। इधर देखो तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें इधर 1 है, इधर आओ तो इसमें दोनों में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो जितना दोनों सबसे लेफ्ट सबसे राइट, उसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और बीच में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, शायद इसी बार आया हुआ था या पिछले बार आया हुआ था। ठीक है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है, तो क्या हो जाएगा, मैंगनीज। ठीक है, समझ गए।